हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। तो ये वीडियो होने वाली है मार्च के थर्ड वीक की, जहां पर हम 16 ऑफ मार्च से 22 ऑफ मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वीडियो को थ्रू आउट द एंड देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट पूरे मार्च मंथ के मैं लेकर आया हूं। आपकी सीयूटी एग्जाम में इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। करंट अफेयर्स कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह के बोल रहा हूं, हालांकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी मुझे लगता है 90 to 98% जो भी क्वेश्चंस करंट के आएंगे वो सब लाइफ शिल्प एकेडमी के चैनल पर आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कहाँ जाए, डोमेन का, जीटी का कोचिंग कहाँ से ले। डोमेन तो चलो एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा, बट फिर भी डोमेन में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो शायद आप लोगों को प्रैक्टिस ना हो। आपको आपकी ड्रीम कॉलेजेस मिलने चाहिए, वो हम इंश्योर करते हैं लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स के माध्यम से। एंड दिस इज दीपक सिंगल, आई गिव यू एश्योरिटी। इससे बेहतरीन जीटी, इससे बेहतरीन डोमेन कोचिंग आपको पूरे दिल्ली में एनसीआर में मिलेगी ही नहीं। आइए शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला करंट है यहाँ पर डीएसआईआई। डीएसआईआई होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। मतलब अगर किसी कंपनी को डीएसआईआई लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया, इसका मतलब वो कंपनी बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है कि अगर वो बाय चांस वो कंपनी फेल होती है, अगर वो बाय चांस वो इंश्योरेंस कंपनी फेल होती है तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाएगा। उस कंपनी का इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी में बहुत ही क्रिटिकल रोल है। तो इस बार की डीएसआईआई लिस्ट में तीन कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। पहला, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। एंड द थर्ड इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये लिस्ट आईआरडीएआई ने लॉन्च करी। आईआरडीएआई की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है। देपाशीष पांडा इसके चेयरमैन है। 1999 में ये संस्था बनी थी। इसके बाद फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया सुपर मनी इंडिया में पांचवा सबसे ज्यादा पसंदीदा यूपीआई एप्लीकेशन बन गया है। सबसे ज्यादा तो नो डाउट हम लोग फोन पे यूज करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं गूगल पे, देन वी हैव पेटीएम। और पेटीएम के बाद जो फोर्थ नंबर पर आता है, पहले कभी क्रेड आता था, तो अब क्रेड को यहाँ पर सरपास कर दिया है। फोर्थ, दैट इज नवी। और नवी के बाद अब फिफ्थ नंबर पर आ गया है सुपर मनी। तो इंडिया की ये टॉप 5 यूपीआई एप्लीकेशन है, इसको देख लेना। तो इंडिया में यूपीआई प्रोडक्ट लॉन्च किसने किया? एनपीसीआई ने लॉन्च किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई इनका नहीं है, यूपीआई तो गवर्नमेंट का ही है। यूपीआई को यूज करने के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए होती है। तो ये सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। एनपीसीआई बना था 2008 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। दिलीप एसबे इसके सीईओ है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया का पहला फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल जो है ये जेएलएन स्टेडियम में इनॉग्रेट हुआ। फिट इंडिया कैंपेन। और जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो एक्चुअली में इंडिया के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं ये। नाम है इनका मनसुख मांडविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। यहां तक समझ में आता है। और इस पूरे की पूरे फिट इंडिया कार्निवल में आपको आयुष्मान खुराना, संग्राम सिंह, मिकी मेहता जैसे बहुत सारे स्पेशल गेस्ट भी देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं, आईएलओ गवर्निंग बॉडी की मीटिंग इस बार जिनेवा में हुई। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। तो आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग इस बार जिनेवा में हुई। 353rd मीटिंग थी। और इंडिया ने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से कौन गई? तो ये मैडम आपको दिख रही होंगी, इनका नाम है सुमिता दावड़ा। मिस सुमिता दावड़ा, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशंस। शी ऑल्सो हाईलाइटेड इंडिया की क्या अचीवमेंट है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है लेबर वेलफेयर को लेकर, सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। इसके बाद फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के चीफ ने अनाउंस कर दिया है UN80 इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज दिस UN80 इनिशिएटिव? आपको बता दूं, इन्होंने बोला कि यूएन को बने 80 साल हो गए हैं 2025 में। तो ये UN80 इनिशिएटिव जो है, ये यूनाइटेड नेशंस को और भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाएगा। कैसे? हम लोग ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग यहाँ पर मैंडेट इंप्लीमेंटेशन जो है उसको रिव्यू करेंगे।
हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएंगे, प्रोग्राम्स को और भी ज्यादा रीअलाइन करेंगे। इन्होंने बोला कि जो यूनाइटेड नेशन का रिसोर्स पूल है, जो साल प्रति साल श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हम उस पर भी काम करेंगे। हम लोग काम करेंगे कि सभी कंट्रीज मतलब यूनाइटेड नेशंस को दान पैसा देती रहे, तो लिक्विडिटी क्राइसिस कभी हो ना। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया कंसिस्टेंटली और टाइमली मतलब 37.64 मिलियन डॉलर अपन अभी तक पे कर चुके हैं 2025 यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट में। तो काफी पैसा इंडिया की तरफ से जाता है और हम लोग रेगुलरली कंसिस्टेंटली पे कर रहे हैं। यूएन बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1945 में। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की ही सिटी न्यूयॉर्क सिटी में है। 193 कंट्रीज आज के डेट में यूएन की मेंबर है। और एंटोनियो गुटेरेस इस समय यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल सॉरी सेक्रेटरी जनरल है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया और मलेशिया ने मिलकर यहाँ पर इंडिया के न्यू दिल्ली में आसियान कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर की आसियान कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की 14th मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग को किया कंडक्ट। तो सभी आसियान कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग रखी न्यू दिल्ली में, और ये मीटिंग काउंटर टेररिज्म पर थी। काउंटर टेररिज्म 19 मार्च से 20 मार्च तक ये मीटिंग चली, और पहली बार काउंटर टेररिज्म की एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया ने होस्ट करी है। किसकी? आसियान की। पहली बार आसियान की EWG मीटिंग, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म हमने मतलब होस्ट करी है। तो देखिए टेररिज्म में इंडिया का बोलबाला कितना है। मतलब जब इंडिया टेररिज्म क्रिटिसाइज करता है तो पूरी पूरी दुनिया सुनती है। तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह यहां पर थे, जिन्होंने की नोट डिलीवर किया ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। आसियान के 10 कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर यहां पर थे, जैसे ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड। और इसी के साथ 8 डायलॉग पार्टनर्स के डिफेंस मिनिस्टर्स भी आपको यहां पर देखने को मिले, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए एंड रशिया। इसके बाद तिमोर लेस्ते और आसियान सेक्रेटेरिएट भी यहां पर उपस्थित दिखे। तो इंडिया ने अकेले नहीं किया, हमने को होस्ट किया इसको मलेशिया के साथ। इसके बाद क्रू ने यहाँ पर जो क्रू यहाँ पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेने पहुंचा 9 महीने के बाद, वो एस्ट्रोनॉट जो 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे रहे, उनका वेलकम देखिए कितने गर्म जोशी के साथ किया गया। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट स्पेस एक्स का जो 4 एस्ट्रोनॉट लेकर गया ऊपर, और वापसी में सुनीता विलियम्स और बुल विचमोर को लेकर आया, वो 2 एस्ट्रोनॉट्स जो पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे, जिनको भेजा तो बस 8 दिनों के लिए गया था, बट हीलियम लीक हो गया, थ्रस्टर्स काम नहीं करे। किस पर? किसके? स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट के। तो बोइंग ने स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट बनाया था। स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट में खराबी के कारण ये 8 दिन नहीं, इनका स्टे 9 महीने का हो जाता है। तो नासा के कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए हैं तो आपको बता दूं, नासा के गए हैं एनी मैकलिन, निकोल आयर्स। जापान की गई हैं ताकुया ओनिशी। और रशिया के गए हैं किरिल पेशकॉव। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट की टीम गई है ऊपर ISS, और वापसी लेकर आएंगे इसमें से 2, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। तो यहाँ पर क्रू 10 है, ये क्रू 10 है, C10 है। और इससे पहले जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का क्रू पर था वो क्रू 9 था। तो क्रू 9 को रिप्लेस किया क्रू 10 ने। अब ये क्रू 10 जो है ये ऊपर 6 महीने तक रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में इंडिया ने टॉप किया है यार। इस इवेंट में इंडिया ने टोटल 134 मेडल जीते, जिसमें से 42 मेडल्स आपको गोल्ड देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको सेकंड कंट्री ने कितने गोल्ड जीते दिख जाएंगे। सेकंड कंट्री के गोल्ड आपको 21 देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के गोल्ड जस्ट डबल है सेकंड के मुकाबले। मतलब गजब कर दिया हम लोगों ने यहाँ। तो ये जो पूरा की पूरा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 है, ये न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया ने टोटल मिला के 134 मेडल्स जीते। शायद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है। 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज जीते हम लोगों ने। और ये इवेंट JLN स्टेडियम में हुआ।
विच वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स इवेंट। इंडिया ने आज तक कभी भी कोई पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट नहीं किया। तो ये इवेंट जेएलएन स्टेडियम में होस्ट हुआ, और गजब की बात यह है कि फाइनल मेडल टैली में अपन सबसे ऊपर। इसके बाद चलते हैं आगे। मुंबई इंडियंस ने WIPL जीत लिया है। विमेन इंडियन प्रीमियर लीग के विनर हो गए हैं मुंबई इंडियंस। ये विमेन इंडियन प्रीमियर लीग का तीसरा एडिशन था। 3 एडिशन में से पहला एडिशन आरसीबी ने जीता, और 2 एडिशन यहाँ पर अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस जीतती आ रही है। इस बार के थर्ड एडिशन का फाइनल मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को हराया मुंबई इंडियंस ने 8 रन से। प्लेयर ऑफ द मैच रही हरमनप्रीत कौर, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही स्कैवियर ब्रंट। स्कैवियर ब्रंट दोनों ही प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के हैं। इसके बाद 14 मार्च को फ्रेंड सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्लीप डे, ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। और 16 मार्च को सेलिब्रेट होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसके बाद फ्रेंड्स एक शारजा, दुबई के पास, आपको पता होगा यूएई में एक जगह है शारजा। शारजा के पास में एक डेजर्ट है, पाया पाया पेलियो लैंडस्केप। ये आपको डेजर्ट दिख रहा है, ये अभी हाल फिलहाल में ढूंढा गया। बहुत ही गजब डिस्कवरी यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए इस जगह को नॉमिनेट कर दिया गया है। मतलब अगर आप इस फाया पेलियो लैंडस्केप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर ह्यूमंस रहते थे। ह्यूमंस यहाँ की डेजर्ट कंडीशन को अडेप्ट कर चुके थे। 2,10,000 साल तक ह्यूमंस यहाँ पे रहे, डेजर्ट कंडीशन को अडेप्ट करते हुए। ऐसा नहीं है कि तभी डेजर्ट नहीं था, तभी डेजर्ट था, एंड ह्यूमंस अडेप्टेड टू दैट डेजर्ट कंडीशन। ये पूरी जगह 29,000 हेक्टेयर की है। 29,000 हेक्टेयर 55 किलोमीटर दूर है अरेबियन गल्फ से और गल्फ ऑफ ओमान से। 20 किलोमीटर की यहाँ पर एक लाइमस्टोन रिज है, जो कि एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है बिटवीन रबल रबल खाली डेजर्ट एंड धैद मदाम प्लेन। और यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन के एविडेंस मिलते हैं, जिसकी वजह से फाया पेलियो लैंडस्केप साइट बड़ी यूनिक हो जाती है। इसके बाद चंद्रयान 5 अनाउंस हो गया है, और इस बार चंद्रयान 5 हम लोग जापान के साथ मिलकर लॉन्च करने वाले हैं। चंद्रयान 5 स्टडी करेगा चांद को। इसरो के चेयरमैन V नारायणन जी ने इसके बारे में बता दिया है। चंद्रयान 4 जो है ये 2027 में लॉन्च होगा, और चंद्रयान 4 का टारगेट होगा इस बार ना तो मून पर लैंड करना, बट मून से सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस इंडिया आना। ये चंद्रयान 4 का टारगेट होगा। चंद्रयान 5 जो है ये इस बार हम लोग जापान के साथ मिलकर लॉन्च करने वाले हैं, और यहां पर चंद्रयान 5 में रोवर जो होगा वो 250 kg का होगा, जिसकी वजह से हम लोग लूनर सरफेस के इन डेप्थ स्टडी कंडक्ट कर पाएंगे। इंडिया ने यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक विंटर जो है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 कंक्लूड किया 33 मेडल्स के साथ। तो इस स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में हमने 33 ओलंपिक मेडल जीते टोटल मिलाकर। फाइनल डे वाले दिन ही हम लोगों ने 12 मेडल ऐड कर लिए, जिसकी वजह से 8 तो गोल्ड हो गए, 18 सिल्वर और 7 हो गए ब्रॉन्ज। टोटल मेडल जो थे अगर हम देखें स्पोर्ट के हिसाब से, तो स्नो स्कीइंग में हम लोगों ने 10 मेडल जीते, एल्पाइन स्कीइंग में हमने 10 मेडल जीते, स्नो बोर्डिंग में 6 मेडल, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में 4 मेडल, क्रॉस कंट्री स्कीइंग में 2 मेडल, और फ्लोर बॉल में 1 मेडल। और ये स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम का 12th एडिशन था, जो कि 8 सालों के बाद इटली में हो रहा था। इसके बाद आगे बात करते हैं झारखंड। हॉकी झारखंड ने अपना पहला टाइटल जीत लिया है। तो हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खेला जा रहा था ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला हरियाणा में, जहां पर हरियाणा की टीम और झारखंड की टीम आमने सामने खेल रही थी, जिसमें हरियाणा की टीम हारी और झारखंड हॉकी ने बाजी मार ली यहाँ पर। ये इसी के साथ हॉकी झारखंड का पहला नेशनल टाइटल है, पहला नेशनल टाइटल। हॉकी इंडिया की शुरुआत 2009 में हुई थी। इससे पहले यहां पर इंडियन हॉकी फेडरेशन थी। इंडियन हॉकी फेडरेशन को हॉकी इंडिया ने रिप्लेस किया, और हॉकी इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट्स इन इंडिया। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के हैं, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का इनॉग्रल मैच खेला जा रहा था। आपको पता होगा सीरीज चल रही थी, जहां पर जितने भी मास्टर्स थे, लेजेंडरी प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर इंडिया के, युवराज सिंह इंडिया के, ये सब टीम में खेले दोबारा। और गजब चीज ये है कि हमारा मास्टर्स लीग में भी डोमिनेंस देखने को मिला।
इनॉग्रल इवेंट था ये। तो इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 हमने जीत लिया है, इंडिया मास्टर्स ने जीत लिया है। हमारी इस टीम के कैप्टन रहे सचिन तेंदुलकर। टीम में आपको युवराज सिंह का वो आइकॉनिक कैच भी दिखेगा, जिसमें समझ ही नहीं आ रहा कि युवराज सिंह मास्टर टीम में है कि भाई आज आज भी आप यंगस्टर हैं। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज के साथ हमारा मैच हो रहा था। वेस्ट इंडीज ने पहली बैटिंग करते हुए 148 रन पोस्ट करे 20 ओवर में, जिसको हम लोगों ने आराम से चेस कर लिया 6 विकेट्स के साथ। 17 बॉल अभी भी बची थी। 18 मार्च को फ्रेंड्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे सेलिब्रेट होता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम PMIS नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है निर्मला सीतारमण जी ने। आपको पता होगा पिछले साल के बजट में इंटर्नशिप के बारे में कुछ बोला गया था। तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है अगर आपको, तो प्ले स्टोर और गूगल सॉरी एप्पल ऐप स्टोर से आप PMIS एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। और इस इंटर्नशिप स्कीम की जो ये एप्लीकेशन है ये लॉन्च हुई दिल्ली में, जिसकी वजह से इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और भी सिंपल हो गया है। रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है, रियल टाइम में अपडेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने बोला भी है कि ये नेशनल बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसी के साथ उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज और सभी कंपनीज से अर्ज किया है कि प्लीज वो आए, इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाए, एक्टिवली यूथ स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसी के साथ तेलंगाना ने 2 बिल्स पास कर दिए। यहाँ पर दोनों बिल्स मैं लेकर आया हूं, यहाँ पर ये 2 बिल्स हैं। और इन्हीं दोनों बिल्स के साथ तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक फैसला ले लिया है कि तेलंगाना में जो बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाने वाला रिजर्वेशन है वो बढ़ाकर 42% हो गया है। कहाँ कहाँ पर ये वो है रिजर्वेशन वो बढ़ा, एजुकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में बढ़ा, लोकल गवर्नेंस में बढ़ा है, जिसकी वजह से बैकवर्ड क्लासेस का सोशल जस्टिस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा मजबूत होगा। प्लस बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो लीगल और टेक्निकल क्लैरिटी है, वो भी जो पास्ट में काफी रही, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए पास्ट में काफी ज्यादा टेक्निकल और लीगल क्लैरिटी में इशू रहे, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे। तो तेलंगाना की बात करते हैं तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर है, अनुमला रेवांत रेड्डी यहाँ की CM है, और कैपिटल तेलंगाना की हैदराबाद है। इसी के बाद स्टुअर्ट यंग यहाँ पे ट्रिनिडाड और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं। ट्रिनिडाड और टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉलर, TDD। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर का करंट है, और प्राइम मिनिस्टर नए जो चुने गए हैं वो है स्टुअर्ट यंग। इसके बाद बेटा इसरो इसरो के चेयरमैन ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया। इसरो के चेयरमैन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, V नारायणन जी। इन्होंने IIT मद्रास में एक रिसर्च सेंटर ऑन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस इनॉग्रेट किया। रिसर्च सेंटर ऑन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस IIT मद्रास में इनॉग्रेट किया गया है। और इस रिसर्च सेंटर का जो नाम है वो श्री S रामकृष्ण जी के नाम पर रखा गया है, जो कि IIT मद्रास के ही एल्यूमिनस थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे, और लॉन्च व्हीकल इंजीनियरिंग में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो इनॉग्रेशन के समय डॉक्टर V नारायणन जी ने हाईलाइट किया कि क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी में जहां इंडिया के पास कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कोई इंजन नहीं था, आज हमारे पास खुद के 3 क्रायोजेनिक इंजन हैं। ह्यूमन रेटेड वर्जन हमारे पास आज के 3 है। किसी देश से हम लोगों ने उधार नहीं लिया, हमने खुद डेवलप करे हैं। इसी के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल जिसको आप बोलते हो, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 29,6 करोड़ की डील करी है साइन। और इस डील के अंतर्गत आपको बता दूं, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योर करेगी बेल से। तो बेल बनाएगी इसे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको खरीदेगी। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार सिस्टम है जिसको अश्वनी कहा गया, इस ट्रक को अश्वनी कहा गया है। इस ट्रक के ऊपर रेडार सिस्टम इंस्टॉल्ड है। लो लेवल रेडार सिस्टम है, तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं है बट रेंज बहुत अच्छी है, और ट्रांसपोर्टेबल है, तो कहीं पर भी ले जाकर आप स्कैन कर सकते हैं एरिया को। तो इंडिया की सर्वेलेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को और बेहतर करेगा ये, एरियल थ्रेट्स को जल्दी से पकड़ पाओगे। आपको बता दूं
इस पूरे की पूरे अश्वनी ट्रक को, मतलब इस लो लेवल रेडार सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेबल रेडार सिस्टम को डीआरडीओ और बेल ने मिलकर डेवलप किया है। इसके बाद बेटा 20 मार्च को 3 दिन सेलिब्रेट होते हैं: इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे एंड वर्ल्ड स्पैरो डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आयुष्मान खुराना। मैंने पिछले वीक के करंट में आप लोगों को बताया था फिट इंडिया कैंपेन, अगर याद आ रहा हो। उसी फिट इंडिया कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं, फिट इंडिया आइकॉन बना दिए गए हैं आयुष्मान खुराना। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविय लेटर ऑफ एप्रिसिएशन यहाँ पर दे रहे हैं आयुष्मान खुराना को। 40 ईयर्स एज है इस एक्टर की। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवांत रेड्डी जी यहाँ पर राजीव युवा विकासम प्लान करते हैं लॉन्च। राजीव युवा विकासम प्लान है क्या? तो आपको बता दूं, इस प्लान के अंतर्गत SC ST और बैकवर्ड क्लासेस प्लस माइनॉरिटी क्लासेस को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स दिए जाएंगे। इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन का एम क्या है, स्कीम का एम क्या है? स्कीम का एम है 5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। गवर्नमेंट ने अलग से 6,000 करोड़ इस स्कीम के लिए एलोकेट करे हैं। यहां पर एलिजिबल बेनिफिशियरीज जो हैं उनको 3 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो आपको बता दूं 2 जून से शुरू हो जाएंगे ये लोन सैंक्शन के प्रोसेस। अगर आपको 1 लाख तक का लोन मिला तो उस पर आपको 80% सब्सिडी मिलेगी। 2 लाख तक के लोन पर 70% सब्सिडी है, और 3 लाख तक के लोन पर 60% सब्सिडी है। तो सब्सिडाइज्ड लोन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दे रही है। इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में वरुणा नेवल एक्सरसाइज यहां पर होती है 19 मार्च से 22 मार्च के बीच। वरुणा एक्सरसाइज जो है ये पहले कभी इंडो फ्रेंच कॉपरेशन के नाम से होती थी। 1993 में पहली बार हुई। 2001 में इस इंडो फ्रेंच कॉपरेशन के नाम को बदला गया और इसको वरुणा रखा गया। 2001 से ही चला आ रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इंडिया और फ्रांस की नेवीज ही नहीं, एयर फोर्स भी और आर्मी भी एक्सरसाइज करती है। इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज को गरुड़ कहते हैं और आर्मी एक्सरसाइज को शक्ति कहते हैं। इसके बाद नासा नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं अर्थ पर। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स जो चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जीरो ग्रेविटी में 9 महीने तक रहे, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में ये वापस आए। हालांकि ये बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में गए थे ऊपर। 8 दिनों की जर्नी थी, और कब ये 286 डेज में बदल जाती है ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्योंकि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर काम नहीं करते हैं, हीलियम गैस लीक होने लगती है और फलाना ढिमकाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये दोनों क्रू 9 है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले ये दोनों एस्ट्रोनॉट क्रू 9 है, और इनको रिप्लेस किया है क्रू 10 ने। यूएस प्रेसिडेंट जो जब यूएस प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने भी, जब जो बाइडेन थे उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज अर्लियर पॉसिबल रिटर्न दोनों एस्ट्रोनॉट्स का होना चाहिए। और आपको वैसे ही बता दूं, सुनीता विलियम्स ने अब 608 दिन बिता दिए हैं स्पेस में, एडिंग दिस 286 डेज। और यूएस एस्ट्रोनॉट में सेकंड नंबर पर इनका नाम है, क्योंकि पैगी विटसन ने टोटल मिला के 675 डेज स्पेस में बिताए हैं। फ्रैंक रूबियो का यूएस रिकॉर्ड है 371 डेज का, वाइल ओरेग ओरेग होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 878 डेज इन स्पेस। उसके हिसाब से सुनीता विलियम्स यहां पर सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली विमेन हो जाती हैं। नासा इंडियन ओरिजिन विमेन हो जाती है। नासा की स्टैब्लिशमेंट 1958 में होती है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका फाउंडेशन 2002 में होता है, जिसके फाउंडर इलॉन मस्क है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंग्लैंड अब होस्ट करेगा 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप। पहली बार कबड्डी वर्ल्ड कप एशिया के बाहर होगा इस बार। तो यहां पर जो कंट्रीज हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। टोटल मिला के 10 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। 7 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा। बर्मिंगम समेत बहुत सारी सिटीज में मैचेस खेले जाएंगे। 60 से ज्यादा मैचेस यहां पर होंगे। 10 टीम्स में से ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, ईरान और केनिया को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में इंडिया, इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और चाइना को रखा गया है। विमेन कंपटीशन की बात करते हैं तो ये मेन कंपटीशन फॉर्मेट था। विमेन कंपटीशन में 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं।
जिनमें से ग्रुप डी में इंडिया, वेल्स और पोलैंड है, और ग्रुप ई में इंग्लैंड, कनाडा और केन्या है। इंडिया कबड्डी में डोमिनेंट प्लेयर रहा है, क्योंकि कबड्डी वर्ल्ड कप का सेकेंड एडिशन होने वाला है ये, जिसको वर्ल्ड कबड्डी होस्ट करेगी। पहला एडिशन 2019 में हुआ था मलेशिया में। मलेशिया की एडिशन में इंडिया ने इसका मेल और फीमेल, मतलब मेन और विमेन दोनों ही फॉर्मेट जीते थे, वो मतलब कबड्डी वर्ल्ड कप। इसके बाद आगे बात करता हूं, जसप्रीत बुमराह यहां पर स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, स्केचर्स। इसके बाद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर सिंगापुर में चलने वाले हिट पे के साथ, जिस तरीके से इंडिया में एनपीसीआई है उसी तरीके से सिंगापुर में हिट पे है, दोनों कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इससे होगा क्या, इंडिया का यूपीआई सिंगापुर में चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सिंगापुर क्योंकि एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग टूरिस्ट मार्केट है, और वहां पर जितने मर्चेंट्स बैठे हैं, कोई इंडियन कस्टमर वहां पर जाता है अगर, तो वो सिंगापुर किसी भी मर्चेंट को यूपीआई से पेमेंट दे पाएगा, इन स्टोर पेमेंट हो या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो, कर पाओगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वतन को जानो प्रोग्राम, जिससे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों में नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट किया जा रहा है। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस में नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट किया जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरे की पूरे प्रोग्राम की फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे रहा है, और यहां पर 18 साल से नीचे के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को बुलाया जाता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ताकि उनका इंडिया के कल्चर, हिस्टोरिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एक्सपोजर बढ़े। वतन को जानो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि इंडिया में कश्मीरी बच्चों में नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। इसी के साथ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का 30th सेशन जमाइका में हुआ। 17 मार्च को शुरू हुआ था जमाइका में। 170 मेंबर स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश यहां पर पहुंचे, और यहां पर डीप सी माइनिंग के ऊपर बात हुई। डीप सी माइनिंग को ग्रीन पीस जैसी एनजीओ मना करती है कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो, पानी में भी तो जीवन है ना, आप उस जीवन के साथ किस तरीके से भेदभाव कर सकते हैं। तो डीप सी माइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है, स्टार्टिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज तो चाहती हैं कि उनको परमिशन मिल जाए कि वो डीप सी, जो सी बेड रिसोर्सेज हैं उसको वो माइन कर पाए। बट इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो एक माइनिंग कोड डिवेलप करे, ताकि मेराइन एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, मेराइन एनवायरनमेंट को एक पोटेंशियल डैमेज से बचाया जा सके। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की शुरुआत 1994 में होती है, खासकर कि तब जब 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी बनता है, या मतलब पावर इफेक्टिव होता है। हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, जब हमने वो नॉटिकल माइल वाला चैप्टर कभी क्लास 10th में पढ़ा था। नहीं आएगा समझ में तो उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि एक कंट्री अपने कोस्ट, अगर एक कोस्टल कंट्री है तो वो कहाँ तक माइनिंग कर सकती है, और किस डिस्टेंस के बाद इंटरनेशनल वाटर एक पानी को डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे 13 नॉटिकल माइल्स मैं वैसे आपको बता रहा हूं, अमूमन 13 नॉटिकल माइल तक का एरिया आपका खुद का है, और इसके बाद जो होगा वो इंटरनेशनल वाटर होगा। ये ट्रीटी बताती है। तो ये ट्रीटी जो है ये 1982 में लॉन्च होती है, और इस ट्रीटी के लॉन्च होने के बाद, इफेक्ट में आने के बाद 1994 में बनती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहां पर फैसला लिया है कि 58 फुट लंबा स्टैचू पौती श्रीरामुलु का अमरावती में बनाया जाएगा। आपको बता दूं, पौती श्रीरामुलु ये वो फ्रीडम फाइटर मैं मानूंगा इन्हें जिन्होंने आंध्र प्रदेश बनवाया। ये फास्ट अनटू डेथ पर बैठे, इनकी डेथ भी हो गई इस वजह से, और इसी वजह से आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बना जो लिंग्विस्टिक लाइंस पर बना। तो ये अनाउंसमेंट श्री रामुलु जी के बर्थ एनिवर्सरी पर दिया गया। और आपको बता दूं, जहां पे श्री रामुलु रहते थे, कहाँ रहते थे, पद्मती पल्ली, पद्मती पल्ली, वहां पर उनके घर को पूरी तरीके से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक मॉडर्न हेल्थ केयर सेंटर, एक हाई स्कूल बिल्डिंग भी पद्मती पल्ली में बनाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर अब्दुल नाजिर है। कैपिटल अमरावती है। इसके बाद फॉर्मर नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अमिताभ कांत जो है, ये एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए हैं। ही हैज बिकम द चेयरपर्सन चांसलर ऑफ एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, अमिताभ कांत।
इससे पहले एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर थे रिनाउंड जाने माने साइंटिस्ट कस्तूरी रंजन, और अब बन गए हैं अमिताभ कांत। इसके बाद फ्रेंड्स गुआईबीबो ने यहां पर ऋषभ पंत को भी ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, एज वेल एज सुनील गावस्कर तो खैर ब्रांड एम्बेसडर है ही। सुनील गावस्कर के साथ साथ ऋषभ पंत भी आपको गुआईबीबो के यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर दिखेंगे। इसके बाद अनुज कुमार सिंह जो है, ये यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय अनुज कुमार सिंह। आपको बता दूं अनुज कुमार सिंह जो है ये 2009 बैच के आईआरएसईई ऑफिसर है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ऑफिसर है 2009 बैच के, जिनको सेंट्रल डेपुटेशन पर सेलेक्ट किया गया है और जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है यूपीएससी में। इसके बाद इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर, लंबा भागती हैं ये और अब भाग नहीं पाएंगी, अर्चना जाधव, इनको बैन कर दिया गया है। इनका ब्लड सैंपल लिया गया और उनके ब्लड सैंपल में पाया गया ये सब्सटेंस, जो कि डोपिंग सब्सटेंस है, बैंड है, एथलीट्स को नहीं लेना चाहिए। सब्सटेंस का नाम है जेंड्रोलोन, ओजेंड्रो ओजेंड्रोलोन। ये सब्सटेंस इनके ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से मुसीबत है अब इनके लिए, क्योंकि अब ये कोई रेस नहीं दौड़ पाएंगे। इसके बाद बीसीसीआई ने यहाँ पर 58 करोड़ का कैश रिवॉर्ड पूरी टीम के लिए अनाउंस किया है। वो टीम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीत कर आई, पाकिस्तान ने जो होस्ट करा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। 21 मार्च को फ्रेंड्स 3 दिन सेलिब्रेट होते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एंड वर्ल्ड पोइट्री डे। इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंद्रानिल भट्टाचार्य को अपॉइंट करती है एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंद्रानिल भट्टाचार्य। अब मैं आपको बता दूं इंद्रानिल भट्टाचार्य के बारे में, तो ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में एडवाइजर रह चुके हैं। 30 साल बिताए हैं सर ने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में। आपको बता दूं इसी के साथ ही हैज आल्सो सर्व्ड एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट इन द टेक्निकल ऑफिस ऑफ द गवर्नर एट कतर सेंट्रल ऑफिस। इन्होंने अपनी पीजी की डिग्री करी है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट है ओलंपिक लेजेंड, जिम्बाब्वे के ओलंपिक लेजेंड, नाम है इनका क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री ये बन गई है पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट। तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है जिम्बाब्वे की ओलंपिक लेजेंड के कोवेंट्री। के कोवेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 130 सालों के इतिहास में आज तक कोई लड़की, कोई फीमेल चेयरमैन नहीं बनी। इसी के बाद जापान बन गया है पहला देश जिसने फीफा 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई तो ये देश कर ही जाता है, मैं ये भी आपको बता दूं। फर्स्ट कंट्री बन गई है जापान टू क्वालिफाई फॉर द फीफा 2026, और इन्होंने बहराइन को डिफीट किया था सेतामा स्टेडियम में ऑन 20 मार्च। ये जापान की टीम के 2 प्लेयर्स हैं जो ज्यादातर गोल स्कोर करते हैं, और अभी तक वर्ल्ड कप में 8 बार 8 कंसेक्यूटिव टाइम्स इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। मतलब हर वर्ल्ड कप 1998 के बाद का हर वर्ल्ड कप जापान की टीम खेलती आई है, अब ये मान के चलिए। इसके बाद आज का आखिरी करंट, मार्च 22 को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वाटर डे, और इसी के साथ खत्म हो जाती है ये वीडियो। आई होप आपने वीडियो को लास्ट टाइम तक देखा होगा, पूरा देखा होगा। एंड एज आई ऑलवेज से, इस पेपर का अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो करंट के क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। स्टैटिक भी मैंने बहुत सोच समझ के कवर करा है, ताकि आपका कहीं से लेकर कहीं तक नुकसान ना हो। और इसी एंड पर, इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी 4th वीक की। ऑफ कोर्स मार्च मंथ के खत्म होने के बाद चैनल पर अपलोड होगी। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।